ओवैसी बंधुओं ने एक बार फिर से विवाद खड़ा कर दिया है और यह विवाद खड़ा हुआ महाराष्ट्र के औरंगाबाद से। आपको बताऊं, वहां जो है असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी वो वहां औरंगजेब की मजार पर गए और फातिया पढ़ा। इसको लेकर के महाराष्ट्र में एक बार फिर से ये चर्चा शुरू हो गई, क्योंकि जो औरंगजेब था वो बाहरी आक्रमणकारी था, इस देश में मंदिर तुड़वाए, लोगों की हत्याएं की, और ऐसे आक्रमणकारी की मजार देश के अंदर है। यही एक बड़ा आश्चर्य है लोगों को। पहली बार कुछ लोगों को पता लगा कि ये मजार महाराष्ट्र में स्थित है, और महाराष्ट्र में जहां छत्रपति शिवाजी महाराज से इस औरंगजेब का संघर्ष हुआ और उसको धूल चटाई। हालांकि आपको बता दूं, इसको लेकर के जो संजय राउत हैं, शिवसेना के प्रवक्ता, उन्होंने बयान दिया और उन्होंने कहा कि जिस तरह से लोग वहां जाते हैं, हर साल वहां चादर चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, ये महाराष्ट्र की जनता को चिढ़ाते हैं। और उन्होंने कहा कि ये जो है औरंगजेब के सामने झुकते हैं। औरंगजेब एक आक्रमणकारी था, कोई सूफी संत नहीं। तो संजय राउत जी ये अपने बयान में कह रहे हैं कि वो आक्रमणकारी था, सूफी संत नहीं। फिर सवाल यह है कि वहां सरकार जब शिवसेना की है तो वो मजार अभी तक वहां क्यों है? ये बुलडोजर, जो शिवसेना का बुलडोजर एमसीडी का हो या उद्धव सरकार का हो, यूं कहें जब ये चलता है कंगना रनौत के ऑफिस पर, ये चल जाता है बीजेपी के कार्यकर्ताओं के घरों पर कि भाई अवैध निर्माण है, यहां रूल के मुताबिक काम नहीं हुआ, तो जनता सवाल पूछ रही है कि संजय राउत जी, जब आप ये कह रहे हैं कि औरंगजेब एक आक्रमणकारी था और उसको छत्रपति महाराज जी ने धूल चटाई थी, कुछ लोग यहां अपमान करने के लिए आते हैं और यहां फूल और चादर चढ़ाते हैं, तो ये अपमान आप होने क्यों देते हो? और यहां आपको बताएं, ये जो चादर चढ़ाना या फूल चढ़ाने का क्रम है, वाकई में जैसा संजय राउत जी ने कहा, मैं पहली बार उनकी बात से सहमत हूं, वाकई में कुछ लोग हमको, इस देशवासियों को चिढ़ाने के लिए इस तरह का कृत्य करते हैं। वरना किसी भी आक्रमणकारी जो हमारे देश में आतताई के रूप में आया हो, जिसने सैकड़ों हमारे देश के हिंदुओं का कत्ल किया हो, जिसने मंदिरों को ध्वस्त किया हो, ऐसे में जब ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद चल रहा है, कोर्ट में एक तरफ वो माना जा रहा है और आंखों से तो दिखाई दे रहा है कि वाकई में मंदिरों को ध्वस्त करके किस तरह से औरंगजेब ने ये सब कृत्य किए थे। उसी समय में वहां जाना और उसकी मजार पर चादर चढ़ाना और फातिया पढ़ना, यह है इस देश के बहुसंख्यक समाज को चिढ़ाना और कहीं ना कहीं उकसाना। आपको बताएं, यहां जो वो असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी गए, उन्होंने वहां बयान दिया, भाषण दिया, और उन्होंने बोला एमएनएस चीफ जो राज ठाकरे हैं उनको बगैर नाम लिए कुत्ता तक बोल दिया। उन्होंने कह दिया यहां लोग आते हैं, यहां लोग लाउड स्पीकर की बात करते हैं, यहां अजान की बात करते हैं, यहां हिजाब की बात करते हैं, कुत्ते हैं, कुत्ते भौंकते रहते हैं। इस शब्द को सुनकर बहुत सारे एमएनएस के कार्यकर्ता गुस्से में हैं, क्योंकि वहां औरंगाबाद में अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले इसी मुद्दे पर एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने एक बड़ी सभा की थी और उसमें यह मुद्दा उठाया था अजान का। अब इसके अलावा तो और किसी ने इस बात को बोला नहीं, लेकिन इन्होंने जो बोला उसके बाद उन्होंने और आगे बढ़कर बोला कि हम लड़ने को तैयार हैं, जगह स्थान हम बताएंगे। उसके बाद उनको लगा होगा कि कहीं इस बात पे बवाल ना हो जाए, उनके ऊपर एफआईआर ना हो जाए, तो ओवैसी ने आगे बोल दिया कि हम तो प्यार से लड़ने की बात कर रहे हैं। यानी एक तरह से भीड़ को उकसा भी दिया, वहां पर भाषणबाजी भी कर दी, पूरे देश में जो मैसेज देना चाहते थे कि हम और हमारी पार्टी, हमारी सोच बाहरी आक्रमणकारियों के साथ है, हम औरंगजेब और उनके पद चिन्हों पर चलने वाले लोग हैं, ये मैसेज देना चाहते थे ओवैसी बंधु, वो दे दिया। अब सवाल यह है, क्या इस देश में आज भी जो बाहरी मुगल आए थे, जिनका इस देशवासियों से कुछ लेना देना नहीं है, ये देश में जितने भी देश में अब लोग रहते हैं वो सब भारतीय हैं, भारत माता की संतान है, सबका एक डीएनए है। और वो जो औरंगजेब आया था बाहर से, वो लुटेरा, उसका यहां इस देश में कोई डीएनए नहीं है, उसका कोई किसी से रिलेशन नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी यदि कोई उसको आदर से
पूजता है, आदर देता है, मानता है। ये व्यक्तिगत विचारधारा हो सकती है, लेकिन इस विचारधारा में वो जिस तरह का कृत्य कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जो भाषणबाजी कर रहे हैं, ये इस देश के बहुसंख्यक समाज को चिढ़ाने के साथ साथ उकसाने की कार्रवाई भी है। महाराष्ट्र में जहां औरंगाबाद में अभी कुछ दिनों पहले एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने मीटिंग की थी, बड़ी सभा की थी, वहीं उसी जगह जाकर इस तरह की बातें करना, ये कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के माहौल को खराब करने की एक कोशिश है। तो महाराष्ट्र सरकार, उद्धव सरकार, क्या इस मुद्दे पर, इस बयानबाजी पर ओवैसी बंधुओं के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करेगी? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि राज ठाकरे के खिलाफ तो एफआईआर कर दी कि उन्होंने ऐसा बोला वैसा बोला, उनके ऊपर बंदिश भी लगाई कि आप कोई ऐसा बयान नहीं देंगे जिससे किसी की धार्मिक भावना भड़के। तो क्या ओवैसी बंधुओं के खिलाफ भी एफआईआर होगी? क्योंकि उन्होंने अगर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है कि किसी को यह बोल दिया कि कुत्ते हैं तो भौंकने दीजिए, बात किसी ने भी की हो, अगर कोई हिजाब पर बात कर रहा है, कोई लाउड स्पीकर की बात कर रहा है, कोई अजान की बात कर रहा है, तो विरोध नहीं है। राज ठाकरे ने कितनी बार कहा कि यह मुद्दा धार्मिक नहीं है, यह सामाजिक मुद्दा है, और इसमें न्यायपालिका, न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। तो सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश हो और उसके पालन करने के लिए यदि कोई कहे तो उसको कुत्ता कहना, यह तो एक तरह से न्यायपालिका का भी अपमान है, क्योंकि इस मामले में सबसे पहला बयान और सबसे प्रभावी बयान यदि किसी का है तो वो सुप्रीम कोर्ट के जज साहब का है। इसका मतलब यह हुआ कि जो ओवैसी, ये अकबरुद्दीन ओवैसी है, क्या ये सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए ऐसे वर्ड इस्तेमाल कर रहा है? यह भी एक बात है, क्योंकि फैसला तो जज साहब का है। अगर अजान को लेकर, या उन्होंने इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने कहा धार्मिक स्थलों पर लगे हुए सभी लाउड स्पीकर की आवाज एक फ्रीक्वेंसी के अंदर होनी चाहिए जिससे किसी अन्य व्यक्ति को दिक्कत ना हो। तो जिस सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने यह निर्णय दिया है, क्या उसको ये डराया और धमकाया जा रहा है? क्या उन जज साहब के विरुद्ध इस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है? तो ये पहली बार नहीं है। आपको बता दूं, जो काशी के ज्ञानवापी मस्जिद विवाद मामले में जिन जज साहब ने ये ऑर्डर दिया है कि किसी भी कीमत में उस परिसर की वीडियोग्राफी होनी चाहिए, जो एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किए हैं वो परिसर में चप्पे चप्पे पर कहीं भी जा सकते हैं। इस आदेश के बाद उन जज साहब का बयान आया है, उन्होंने कहा है कि मेरा परिवार डर के माहौल में जी रहा है, क्योंकि उनको धमकी दी जा रही है इनडायरेक्ट तौर पर। एक तरफ आप देखिए आगरा का डिसीजन आया है, जहां आगरे के सर्वे को रिजेक्ट कर दिया गया, उस सीएल को। उन जज साहब को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो कोई नहीं कह रहे। लेकिन इधर जो है, अगर जज साहब, एक जज ये कहते हैं कि मैं डर के माहौल में जी रहा हूं, क्योंकि इस तरह की बयानबाजी सुनने को मिल रही है, सोशल मीडिया पर इस तरह की बातें चल रही हैं कि ये जो जज है इसने ऐसा फैसला दिया, हम वैसा कर देंगे, कैसा कर देंगे। तो हालांकि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है और जो भी जज हैं उनको ऑलरेडी पुलिस की सुरक्षा मिलती है, लेकिन अगर इस तरह की कोई आशंका है तो अब सरकार से जज साहब की आग्रह है कि उस तरह की सुरक्षा उनकी ओर बढ़ाई जाए। लेकिन आप देखिए जिस तरह से टॉलरेंस, इनटॉलरेंस की बातें इस देश में की जाती है, इस तरह की बयानबाजी पर ये कोई टुकड़े टुकड़े गिरोह, अवार्ड वापसी गैंग इस पर कोई बयान नहीं देगा। क्या जज न्याय ना करे? क्योंकि जज का काम है जज करना, वो चीजों को देखते हैं और अपना सबूत और गवाहों के आधार पर उनको निर्णय करना होता है। एक के पक्ष में होगा, एक के विपक्ष में होगा। तो इसका मतलब यह हुआ जिसके विपक्ष में होगा तो क्या वो न्यायपालिका को गाली देगा? क्या वो जज साहब को डराएगा? और अगर इस देश में जज डरे हुए हैं या जज को डराया जा रहा है तो इससे खराब बात और कुछ हो नहीं सकती, क्योंकि फिर फैसले प्रभावित होंगे। इसका मतलब अभी तक इन मामलों में जो फैसले हुए हैं वो डर की वजह से नहीं हो पाए। अभी तक श्री राम जन्मभूमि का जो फैसला था इसीलिए नहीं आ पाया कि जज डर के एक माहौल में जी रहे थे। ये एक बड़ा सवाल है। तो योगी जी की पुलिस हालांकि इसका संज्ञान लेगी कि यदि कोई इस तरह का केस है या कोई डरा रहा है या धमका रहा है तो जज साहब को सुरक्षा भी दी जाएगी और इस मामले में ये संज्ञान लिया जाएगा
कि आखिरकार इन ऐसे फैसलों में जज को क्यों डराया जा रहा है। हमने देखा है कई बार ऐसा होता है कि जो जुडिशरी से जुड़े हुए लोग हैं, कई बार वकीलों को, कई बार जजों को इस तरह के लोग धमकी देते हैं, और इनडायरेक्टली जो ओवैसी जैसे नेता हैं जब ये भाषणबाजी करते हैं तो ये जनता को उकसाने का काम करते हैं। एक बार इसी ओवैसी के छोटे भाई ने यानी अकबरुद्दीन ओवैसी ने ये कहा था कि 15 मिनट के लिए यदि यहां से पुलिस हटा दो तो हम दिखाएंगे, और इसको लेकर के जब कोर्ट में केस गया तो कोर्ट ने कह दिया ये तो उकसावपूर्ण बयान नहीं है, उनको बरी कर दिया। तो अब ऐसे में तो हौसले बढ़ेंगे, अगले को लगेगा मैं कुछ भी बोल दूं, मेरा तो कोई कुछ करने वाला है नहीं, कोर्ट से बरी हो जाते हैं, ये कुछ भी बोल दें, किसी को गाली दे दें, इनका दोष नहीं माना जाता। और इस सब को लेकर के वाकई में जो जज साहब हैं उनको सोचना है कि वो कैसे बयानों पर सजा दें, कैसे बयानों पर लोगों को बरी करें। जब तक ये न्याय एक साथ एक जैसा नहीं होगा, चेहरे देखकर फैसले नहीं होंगे, तब तक इस तरह के ओवैसी जैसों के बड़बोलेपन और गालियों को रोकना संभव नहीं है। वंदे मातरम।